हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो आपका फर्स्ट पेपर है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है, इसकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 क्लासेस हमने करा दी हैं। आज ये क्लास नंबर आपकी 7 रहेगी। यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीट करा दी गई है, यूनिट सेकंड चल रही है, ठीक है, और हो सकता है कि आज आपकी यूनिट सेकंड भी खत्म हो जाएगी। और ये जो ये यहाँ से शुरुआत से ये सभी क्लासेस हमने अभी लेटेस्ट में जो करवाई हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू है, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनको पता है। ओके, तो 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। क्लास नंबर हमारी ये 7 रहेगी। देखिए यहाँ से व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, संगठन क्या होता है, ये सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नियंत्रण क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलिंग। आइए इसको समझते हैं। चलिए देखिए नियंत्रण क्या होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 के नाम से होगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है और वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नियंत्रण क्या होता है। देखिए नियंत्रण होता क्या है, कंट्रोल क्या होता है। भाई किसी भी चीज पर अगर आपका कंट्रोल है तो आप सफलता की सीढ़ी जल्दी चढ़ जाते हो, या कोई ऐसा काम है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है तो वो काम जल्दी सफल हो जाता है और उस काम में आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। यदि आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, आप अपने मन को काबू में कर रखा है, आपने भागने नहीं देते हो, है ना, एक जगह कंसंट्रेट करके रखते हो, तो आपका अधिगम अच्छा होता है। हर एक जगह कंट्रोल का अपना जो है कि रोल होता है। और कंट्रोल चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में हो, हमारे सामाजिक लाइफ में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। आइए अब इसको डीपली समझते हैं। नियंत्रण से अभिप्राय उस शक्ति से है। नियंत्रण वो पावर है जो प्रशासन संबंधी कार्य प्रणालियों, गतिविधियों, कार्यों और योजनाओं को अपने वश में रखती है। भाई कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कह सकते हैं घोड़े की एक लगाम होती है ना। घोड़े की जो लगाम होती है वो घोड़े के मालिक के हाथ में होती है ना, जो वो लगाम के सिर्फ लगाम से ही, उस रस्सी के माध्यम से उस घोड़े को कंट्रोल में रखता है ना। जहां चाहे वो ब्रेक लगा देता है, जहां चाहे वो चलने लगता है, जहां चाहे वो मुड़ जाता है, पूरा कंट्रोल उस रस्सी में होता है ना। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो एक पावर के रूप में बताई गई कि एक शक्ति है जो प्रशासन संबंधी जो कार्य प्रणालियां होती है। मान लीजिए आपका कॉलेज है ना, उसमें जो भी प्रशासन है उसके हाथ में वो शक्ति है ना, जिससे वो सभी योजनाओं को, सभी कार्यों को, कॉलेज में घट रही घटनाओं, जो भी गतिविधियां हैं, उनका पूरा कंट्रोल उस प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन ये जानने का प्रयास करता है कि संगठन का कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। प्रशासन ये भी जानने का प्रयास करता रहता है कि जो कार्य योजना, जो प्लान तैयार किया गया था, सारा काम उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा है तो भाई क्यों नहीं प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है ना। नियंत्रण शक्ति के बिना सबका हित संभव नहीं है और कार्य सफलता भी संदिग्ध रहती है। यानी कि अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आप जिस काम को कर रहे हो उसमें सफलता वो भी संदिग्ध है, यानी कि श्योर नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, है ना, हम अगर कोई पर्सनल भी काम कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा मन भागता है, हम घूमने चले जाएं, फिर घूमने फिरने चले जाएं, हम फिल्म देखने चले जाएं, है ना, थोड़ी सी दोस्तों के साथ मटरगस्ती मार लें, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो भी कहाँ अच्छे से हो पाएगा, हम उसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो कंट्रोल एक शक्ति है, एक पावर है, ठीक है, उसके बिना
किसी का भी हित संभव नहीं है और जरूरी नहीं है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता आपको मिल ही जाए। शैक्षिक क्षेत्र में मानवीय और भौतिक, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के साधनों के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा दिशाहीन हो सकती है, लक्ष्यहीन हो सकती है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो मानवीय साधन हो या भौतिक साधन हो। मानवीय, मान लीजिए आपकी संस्था में मानवीय आपके अध्यापक हो गए, आपके कर्मचारी हो गए, चपरासी हो गए, है ना, जो भी हैं वो मानवीय साधन हो गए। भौतिक में आपका स्कूल बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सब भौतिक साधन हो गए। इन पर नियंत्रण जरूरी है। अगर टीचर्स को प्रशासन की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से छूट मिल जाए तो टीचर, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो कोई टीचर मेहनत से पढ़ाना नहीं चाहता, है ना, समय पर सिलेबस खत्म नहीं होता, क्लास में जाके सिर्फ बातें करना, है ना, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अगर पूरा कंट्रोल ना हो, अब तो सीसीटीवी कैमरे लग गए जिसकी वजह से और ज्यादा, है ना, कंट्रोल हो गया, तो नियंत्रण के अभाव में शिक्षा दिशाहीन हो जाती है, लक्ष्यहीन हो सकती है। अगर एक दिन प्राचार्य स्कूल में ना हो, प्रिंसिपल स्कूल में ना हो, तो छोटे छोटे स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स खड़े होकर के अपना मस्ती मार रहे हैं, बच्चों से कह दिया ये पढ़ो वो पढ़ो। इस प्रकार किसी संस्था की गतिविधियां उन्नति करने के लिए कार्य और कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता का मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है और नियंत्रण द्वारा किसी भी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को रोका जा सकता है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल है, तो किसी भी, अगर कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप डेफिनेशन दी गई है नियंत्रण को लेकर के। अच्छा आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक भी पेड कंटेंट नहीं लिया है तो बहुत समय है आपके पास। 9628182649 ये वो नंबर है जहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, ठीक है, नोट्स पेड होते हैं, कुछ फीस आपको पे करनी होती है और फिर जो नोट्स होते हैं उनकी कंप्लीट पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है, और जिससे आप विधिवत तरीके से आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 9628182649 ये वो नंबर है जहां आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए, तो मैरी कशिंग नील्स के अनुसार, और हाँ ध्यान रखिएगा, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से किसी भी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इजी नोट्स कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो पॉइंट कहता है कि मैरी कशिंग नील्स के अनुसार नियंत्रण संगठन की निर्देशित क्रियाओं, निश्चित उद्देश्यों अथवा एक समूह के प्रति एक संतुलन बनाना है। ये डेफिनेशन मैरी कशिंग की है। ओके, एंड उसके बाद आगे जे.बी. सीयर्स का मत है। क्या है इनका मत, देखिएगा। जे.बी. सीयर्स कहते हैं कि कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण ना कर ले, कोई भी हो चाहे, ठीक है, अगर वो अपने से संबंधित व्यक्तियों पर कंट्रोल ना रखे, ठीक है, वस्तुओं पर कंट्रोल ना रखे, अपने लक्ष्यों पर कंट्रोल ना रखे, तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन नहीं दे सकता। ऐसा जे.बी. सीयर्स का मत है। तो हमने कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब नियंत्रण से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं, आइए इनको समझते हैं। नियंत्रण प्रशासन का प्रमुख कार्य है। नियंत्रण जो है ये प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कंट्रोलिंग के अभाव में कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं चल पाता है। मान लीजिए जो भी प्लान आपने दिया, ओके, आपने जो भी पूरा प्लान तैयार करके टीचर्स को दिया प्रिंसिपल ने, ठीक है, और यदि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, टीचर्स पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो टीचर्स जो है फ्री होकर के काम करेंगे। कहने का मतलब है वो ये टेंशन नहीं रखेंगे कि हाँ इस तारीख तक अगर आपने कोई डेट भी दे दी है और कंट्रोल नहीं है तो वो उस डेट, दूसरी डेट आ जाएगी लेकिन काम आपको कंप्लीट होकर के नहीं मिलेगा क्योंकि कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल है तो अगर आपने लास्ट डेट 30 तारीख दे दी है तो 29 तक आपको कॉपियां मिल जाएंगी, यानी कि आपका काम कंप्लीट होकर मिल जाएगा, 30 को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका अच्छा कंट्रोल है। लेकिन अगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो यही काम 29-30 क्या मतलब 2 महीने भी नहीं हो पाएगा। सो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्य योजना के अनुरूप काम नहीं चल पाता है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है,
ठीक है। अगर आपने फाइन चार्ज रख दिया कि अगर कोई भी अनुशासन में रह करके काम नहीं करेगा, ठीक है, उपद्रव मचाएगा, कोई विद्यार्थी हो चाहे या टीचर हो, ठीक है, फाइन आपने लगा दिया है तो वो एक कंट्रोल हो गया, उससे वो लाइन एक हो गई, उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी सोचेगा अगर हमसे एक बेंच भी टूट गई, कुर्सी टूट गई तो हमें इतने 500 रुपये फाइन चार्ज देना होगा, तो बच्चा बहुत होशियारी से रहेगा, यानी कि वो इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा। अन्यथा अगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो दूसरे दिन आपको कुर्सी में टूटी मिलेगी। ये चीज़ें होती हैं, अनुशासनहीनता उससे बढ़ जाती है, गुणात्मकता में कमी आ जाती है और उत्पादन का स्तर भी गिर जाता है। इस प्रकार संगठन के विभिन्न भागों, कार्यों और कर्मचारियों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। प्रशासन के नियंत्रण संबंधी कुछ काम होते हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया अनुशासनात्मक कार्य। प्रगति का आधार अनुशासन है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो प्रोग्रेस हो रही है उसका बेस क्या है, वो आधार क्या है, अनुशासन। यानी कि आप अनुशासन में रह करके ही प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, ठीक है। और अनुशासन ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें रह करके जो कार्य करता है वो उत्साहित होता है और उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, अपने उद्देश्य को पाने की ओर बढ़ता है। अतः अनुशासन बनाए रखने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। किसी भी संस्था में अनुशासन स्थापना के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अनुशासन को यदि स्थापित करना है, यदि डिसिप्लिन आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको कंट्रोलिंग चाहिए, पहले कंट्रोलिंग चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, नियंत्रण से क्या होता है, ईमानदारी बढ़ती है, बेईमानी में कमी आती है और अनुचित व्यवहार को रोका जा सकता है। जो अनुचित व्यवहार हो रहे हैं, यदि आपका कंट्रोल अच्छा है तो उसको रोका जा सकता है। सफल नियंत्रण के माध्यम से प्रशासन कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है और कहें कि अनुशासित होकर के संगठन कम समय और कम खर्च से अधिक उत्पादन भी पॉसिबल कर सकता है, यदि कंट्रोलिंग अच्छी है तो। अब हम बात करें नेक्स्ट, संतुलन संबंधी कार्य। क्या है संतुलन संबंधी कार्य? इसमें क्या होता है, नियंत्रण का कार्य संतुलन स्थापित करना है। क्या काम है, नियंत्रण का कार्य क्या है, संतुलन स्थापित करना है, एक बैलेंस बना करके रखना है। यह संतुलन विभिन्न क्रियाकलापों और उद्देश्यों के प्रति निश्चित करना होता है। मानवीय साधनों में जो भी मानवीय साधन है उनमें संतुलन की स्थापना नियंत्रण के माध्यम से ही पॉसिबल है, कंट्रोलिंग के माध्यम से ही संभव है। और ये जो संतुलन है ये उत्पादन में वृद्धि के लिए एक इंस्पिरेशन सोर्सेस बनता है, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। प्रत्येक कार्य को जो है कि एक कंट्रोल के माध्यम से, एक कंट्रोलिंग के दायरे में रख करके करना उचित होता है या जरूरी होता है। आगे पॉइंट है हमारा भावी योजना निर्माण संबंधी कार्य। भावी योजना निर्माण संबंधी कार्य जो हमारी आने वाली भावी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, जो भी भावी योजना है उसको निर्माण संबंधी कार्य क्या है कि नियंत्रण भविष्य के लिए बनने वाली योजनाओं के लिए आधार प्रदान करता है। हम फ्यूचर में जो भी प्लान तैयार कर रहे हैं उनका आधार क्या है, कंट्रोलिंग है। ओके, भावी योजना निर्माण में नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए संगठन की जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी फैक्ट्स हैं उनके कलेक्शन में कंट्रोलिंग के माध्यम से हेल्प मिलती है और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो नए प्लान होते हैं उनका निर्माण भविष्य के लिए भी लाभप्रद होता है। निष्पादन, मापन एवं उसमें सुधार संबंधी कार्य, ये क्या है, देखिए नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य कार्यकर्ताओं के निष्पादन को क्या कहते हैं, निष्पादन यानी कि आप अचीवमेंट, निष्पादन का मतलब होता है अचीवमेंट, उपलब्धि। निष्पादन का मापन करता है, ठीक है, जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल की है इसको मेजर करने का काम नियंत्रण करता है और उसमें आवश्यकता के अनुरूप सुधार भी करता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना उसमें सुधार किया जाता है। नियंत्रण के अभाव में कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक कार्य संपादन नहीं करता, फलस्वरूप उद्देश्य की प्राप्ति में कठिनाई आती है। ओके, एंड उत्पादन में आगे बात करें तो देखिए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण के द्वारा उपलब्धि का भी मापन किया जाता है ना, जैसा कि हमने अभी बताया निष्पादन, और कमी होने पर उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वो निष्ठापूर्वक काम कर सके। उत्पादन में वृद्धि की अगर बात करें, वृद्धि संबंधी कार्य, तो नियंत्रण उत्पादन में वृद्धि में सहायता करता है।
नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर पाता है और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार भी नहीं पनप पाता है। ओके, ये क्या है, ये कंट्रोलिंग के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो इस प्रकार नियंत्रण जो है वो अलग अलग कार्यों के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाने का काम करता है और संगठन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर रखता है। कौन? कंट्रोलिंग। अन्यथा रोज आपको, अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है आपकी संस्था पर, विद्यालय पर, हम यहाँ पे विद्यालय को ही उदाहरण लेकर के चलेंगे, ठीक है, अगर विद्यालय पर आपका अच्छा कंट्रोल नहीं है तो रोज कहीं 4 बच्चे लड़ रहे हैं, कहीं टीचर्स के बीच मतभेद है ना, तो ये सब समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। नियंत्रण से कार्यकर्ताओं का भी विकास होता है और ये पता चलता है कि निर्धारित उद्देश्यों और निर्धारित जो योजना है उसके अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, बात ये भी कहा गया है कि जो कंट्रोल है ये प्रशासन का एक ऐसा शस्त्र बताया गया है जो संगठन को व्यवस्थित रखता है, कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखता है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे जो उत्पादन है वो वृद्धि की ओर आगे बढ़े, है ना, और यानी कि आगे बढ़ता जाए, अग्रसर हो और लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा ना आए। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया नियंत्रण से क्या संबंधी कार्य होते हैं, नियंत्रण संबंधी क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम बात करेंगे नियंत्रण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक टीचर क्या रोल इसमें प्ले कर सकता है। प्रबंध एवं, देखिए बहुत ही आसान भाषा में, अगर आप एक बार ठीक से समझ लेंगे या पढ़ लेंगे इन नोट्स को तो डेफिनेटली आपको आगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रबंध एवं प्रशासन का यह अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? इसके अंतर्गत विद्यालय की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है कि विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है वो कितना इफेक्टिव है। विद्यालय के आकलन का मुख्य आधार छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां मानी जाती हैं। ओके, और जो भी आकलन किया जाता है उसका मुख्य आधार क्या होता है? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षा से संबंधित उनकी उपलब्धियां। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है कि छात्रों ने कितना हासिल किया, है ना। इसका मूल्यांकन जो उनकी आंतरिक परीक्षाएं होती हैं, जो बाहरी परीक्षाएं होती हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। ओके, और इनके लिए परीक्षा प्रभारी शिक्षक ही होता है। परीक्षा प्रभारी कौन होता है? शिक्षक होता है, जो आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं की व्यवस्था करता है। शिक्षक को प्रश्न पत्रों की रचना करनी होती है, भाई क्वेश्चन पेपर भी टीचर ही तैयार करता है, और जो उनकी आंसर शीट होती है वो भी कौन? टीचर ही जांचता है, और रिजल्ट भी उनका वही तैयार करता है। तो शिक्षकों की प्रगति का संचयी आलेख भी तैयार करना होता है। किसका काम है ये? टीचर का काम है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट हमारा आता है कि शिक्षा में प्रबंधन और आवश्यकता का क्या महत्व होता है। तो एजुकेशन के मामले में जो मैनेजमेंट है, शिक्षा के मामले में जो मैनेजमेंट है, इसकी अत्यंत आवश्यकता है और बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात, शिक्षा की जो होल प्रोसेस है, जो उसका संपूर्ण प्रक्रिया है, उसको व्यक्ति और समाज दोनों के हित में संचालित करने के लिए भी मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा पर नियंत्रण रखने और पर्यवेक्षण करने के लिए प्रबंधन बहुत आवश्यक है। शिक्षा में स्थायित्व और निश्चितता लाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। शिक्षा में जो भी अपव्यय और अवरोधन हैं उनको दूर करना मैनेजमेंट का काम है। दूसरी बात, मानवीय और भौतिक साधन जो भी हैं, ठीक है, उनमें उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, है ना। शिक्षा के जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनकी प्राप्ति हो सके, इसके लिए मैनेजमेंट उत्तरदायी है। छात्रों और शिक्षकों दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए, शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता और सरलता उत्पन्न करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था अथवा संगठन के कार्य को सुगम बनाने के लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। और भी बहुत सारे रीजंस इसमें हम बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, उनसे शिक्षा, विद्यार्थी और शिक्षकों को
समायोजित करने के लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य के बाद ये क्लास हमारी एंड होगी, क्योंकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षा में प्रबंधन के उद्देश्य, शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने में मैनेजमेंट का पूरा उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि वो शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्धारण करे, शिक्षा की योजनाएं बनाए और उन्हें फिर व्यवहार में भी लाए। जो भी योजना तैयार की गई है अब उसको क्रियान्वित किया जाए, यानी कि उसको व्यवहार में लाया जाए। शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए साधन जुटाना और अनुकूल शैक्षणिक पर्यावरण उत्पन्न करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उनकी विभिन्न शक्तियों को प्रशिक्षित करना, उनके दृष्टिकोणों को विकसित करना और उनके चरित्र का विकास करना, ये शिक्षा में प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना और उनका उचित निर्वाह करना, यह भी प्रबंधन का उद्देश्य है। शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों आदि का निर्वाह करना भी प्रबंधन का उद्देश्य होता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों और गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करना भी शिक्षा में मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कक्षा प्रबंधन की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।